ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में 85 86 श्लोक अपन देख रहे हैं। श्लोक तो भोगोपभोग परिमाण के संबंध में था, लेकिन उसी के आधार से भक्ष भक्ष का वर्णन भी यहाँ पर आया। बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वभावतः अभक्ष्य है, वो तो छोड़ने लायक ही। जैसे 5 प्रकार के अपन ने भक्ष्य देखे, त्रसघात, बहुघात, अनिष्ट, नशा, कारक, अनुपसेव्य। ये तो स्वभावतः भक्ष्य, माने इसमें किंतु परंतु नहीं करना, ये तो छोड़ने लायक। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो वैसे तो भक्ष्य होती हैं, लेकिन उनकी कुछ मर्यादा होती। मर्यादा के बाहर जाने पर अपने आप ही वो अभक्ष्य हो जाती। तो उन वस्तुओं का भी अपने को बराबर विवेक पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जैसे भोजन बनाते हैं तो आटा, मसाला या अन्य अन्य वस्तुएं वो किस तरह से अपने काम में लेने लायक हैं, कब काम में लेने लायक नहीं है, ये अपने को समझना चाहिए। कल भी अपन ने बात देखी थी कि भाई रात बीती वस्तु तो काम में लेने ही नहीं चाहिए। और कुछ वस्तुएं जैसे जो 24 घंटे की मर्यादा की भी हैं, तो 24 घंटे की मर्यादा का ही ध्यान में रख करके चले अपन। समझ में आई बात। बाकी ये जो पुए, मालपुए है ना, ये क्या बोलते हैं, पकौड़ी या इत्यादि, ये हलवा वगैरह, बड़ा कचौड़ी, हम्म, ये सब चीजें, इनमें पानी की मात्रा अधिक होने से ये उसी दिन समाप्त कर लेनी चाहिए। शाम के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद काम की नहीं है, सीधा सा हिसाब ये रखो। जो कड़क वस्तुएं जिनमें पानी की मर्यादा पानी खत्म हो चुका, पानी जिसमें ऐसा नहीं है, टूट चुका जिसका पानी, तो 24 घंटे की मर्यादा उसकी बताई। अचार वगैरह उसी दिन 6 घंटे समाप्त कर लो उसको। ऐसी बात थी। दूध के संबंध में भी अपन ने बात की थी, द्विदल के संबंध में भी बात हुई थी। और जो ऐसे बर्तन बनते थे पहले चमड़े आदि के, जिसमें रखे जाते थे घी, तेल, हींग वगैरह, तो वो भी अपने काम में लेने लायक नहीं, दूर से ही छोड़ने लायक है। इसके बाद आप अपने को आज बात करनी है पानी की। पानी छानने की विधि क्या, छन्ना कैसा होना चाहिए, कैसा उसमें पानी छाने, उसकी मर्यादा कैसी रखें, ये सब बातें आएंगी। कंदमूल, वनस्पति वगैरह, इन सब की बातें भी यहाँ पे आएंगी। देखते हैं अपन। पहले श्लोक बोल लेते हैं, श्लोक नहीं पढ़े हुए तो। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधो राजरतीनां तनूकृतये भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगोशन वसना प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय रसहति परिहरणार्थम श्रोत्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिन चरणौ शरणमुपयातये अल्पफल बहुविघातान् मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टं तद्व्रतये यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरते विषयाद् योग्यात् कृतं भवति। चलिए, पानी वगैरह के संबंध में देखते हैं अपन ढूंढारी से। बहुरी जल कुं, तीसरी पंक्ति से। हम्म। बहुरी जल कुं दोहरा वस्त्र करी छाणी, छाणी करी आप पीवो, अन्य को पावो, पशुनि को पावो। बिना छाण्या जलते स्नान पान वस्त्र धोन आदि को क्रिया मति करो। दोहरा पात्र का मुखते, देखो दोहरा पात्र का मुखते तिगुना,
तिगुना चौड़ा लंबा नवीन दृढ़ वस्त्र ते जल छाव। अजवाण्या अजवाण्या अन्य पात्र में करी जल के स्थानक में पहुंचाओ। जल में यत्नाचार की यही मर्याद है। छाण्या पीछे दोय घटी की मर्याद है। फिर ही काम पड़े फिर छाणी करी प्रवर्तो। तप्त जल दोय प्रहर प्रवर्तो। बहुत उकल तो तप्त कियो हुओ। 8 प्रहर वर्तो पछे निकाम है। भगवान की यही आज्ञा है। बहुरी केतेक वस्तु। अच्छा, ये आगे कंदमूल की बात है। चलिए पढ़ तो लेते हैं अपन, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या कहा। बहुरी केतेक वस्तु के भक्षण में त्रस जीवनी का घात नहीं टले। याते बद्री फल टाका अ, बद्री फल लटा का प्रत्यक्ष स्थान है। भिंडिनी में बहुत लट उपजे है। बैंगन, तरबूज, कोहला, पेठा, जामुने, आड़ू, बड़वाला, गोल, अंजीर, कठूमर, उमरफल, पीलू, आलू, जामफल, टींडू, अज्ञात फल, सूक्ष्म फल, बीधा फल, चलित रस तथा सारा फल तथा पत्र, शाक, कंद मूल। कंद मूल में अ, आदो। ठीक है। कंद मूल में आदो, अच्छा ठीक है। आदो, श्रृंग, बेर, सलगम, प्याज, लहसुन, गाजर, किशोरिया, मोथिंग्या, शकरकंद, मूल इत्यादि है। कचनार, महवा, क्षीर वृक्ष का फल, खिरणी, खिरणी को आदि ले, नीम का फल इत्यादि अनेक फल है। केवड़ा, केतकी इत्यादि फूल है। तिनका तो प्रकट दोष आगमते प्रत्यक्षते है ही, परंतु परमागमते वनस्पति का ऐसा स्वरूप जानना। वनस्पति दो ही प्रकार है, एक प्रत्येक दूजा साधारण। प्रत्येक तो एक देह में एक जीव है, और देह एक जामे जीव अनंतानंत, सो साधारण वनस्पति है। याते हैं साधारण भक्षण करे तामे अनंतानंत जीवन का घात जानी त्याग करना योग्य है। अब साधारण और प्रत्येक की पहचान के ऐसे लक्षण जानने। जिस वनस्पति में लीक प्रकट नहीं भई होए, रेखा रेखा सी नहीं दिखी होए, कली प्रकट नहीं भई होए, और जामे पेली प्रकट नहीं भई होए, और जाका तोड़ता ही समभंग हो जाए, वह बांको टेढ़ो टूटे नहीं, तथा जाकी माही तातू तूतड़ो प्रकट नहीं भया होए, सो साधारण वनस्पति है। या में एक अणु मात्र में अनंतानंत जीव। और जिस वनस्पति में धारवा तथा कली तथा रेखा तथा पेली प्रकट दिखे, सो साधारण नहीं प्रत्येक वनस्पति। तथा जाकू तोड़िए तो टेढ़ा बाका टूटे, सूधा शस्त्र से बनाया जैसा साफ बरोबर नहीं टूटे। तथा जाके माही तार तूतड़ा प्रकट हो गया होए, सो प्रत्येक वनस्पति। परंतु को वनस्पति अ, को को वनस्पति पहली साधारण होए, वाही एक अंतर मुहूर्त में प्रत्येक हो जाए। को साधारण ही बनी रहे। पान फल, ये अगला पैराग्राफ पेज आ गया शायद। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। पान, फूल, बीज, फल, डाली, कुंपल इत्यादि समस्त में साधारण प्रत्येक की ही की यही पिछाण जाननी। पत्र में समभंग अधिक होए तो पत्र साधारण, अन्य समस्त वृक्ष साधारण नहीं। बीज कुंपल समभंग सहित होए, रेखाधिक प्रकट नहीं होए, जेते बीज कुंपल साधारण, अन्य साधारण नहीं। ऐसे इन वनस्पति में को साधारण मिल जाए, को प्रत्येक हो जाए इत्यादि दोष रूप, तथा वनस्पति में अनेक त्रस जीवनी का संसर्ग उत्पत्ति जानी। जे जिनेन्द्र धर्म धारण करे,
पापनिते भयभीत है, ते समस्त ही हरित काय का त्याग करो। हम्म, जिह्वा इंद्री को वश करो। यहीं तक देखते हैं अभी अपन, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। पहले पानी की बात, वनस्पति की बात तो आगे है ही सही, पानी की बात भी समझें पहले। पानी को मोटे दोहरे कपड़े से छान कर पीना चाहिए। एक तो मोटा होना चाहिए। मोटा कैसा? देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि कपड़ा कैसा होना चाहिए ना, मोटा पतला आगे देखेंगे। कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए, सूती, है समझ में। दूसरे वस्त्र चाहे मोटे हो या पतले हो, वो छन्ने के काम के नहीं, है ना, उस वो छन्ना बनाने के काम के नहीं। कारण क्या है कि जैसे टेरीकोट है, या और जो जो भी आते हैं, इनमें बहुत सारे वस्त्र के प्रकार होते हैं, अपन ज्यादा समझते नहीं है। उसमें मिक्स भी आते हैं ना, अलग अलग चीजें मिक्स होती हैं। तो जो बारीक हो या कोई मोटा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। खास चीज है पहले तो कॉटन होना चाहिए, है ना? सूती वस्त्र हो, क्यों? इस सूती वस्त्र जो प्राकृतिक है वो कोमल रहता है। और दूसरे वस्त्र जितने भी हैं, है ना, उसमें अब जिसकी भी जितनी मात्रा हो, टेरिकोट है या और जो भी चीजें आती हैं इसके अंदर, वो थोड़े से कठोर होते हैं। दिखने में भले अपने को यूं कोमल लगे, लेकिन उनके रेशे बहुत कठोर होते हैं, है समझ में। हाथ फेरने में भले ऐसा मुलायम सा लगे, वो अलग चीज है, लेकिन उसका जो धागा है, धागे के जो तंतु हैं, वो कॉटन जैसे कोमल नहीं होते, सूत जैसे कोमल नहीं होते। और अपने को जीव की रक्षा का भाव है, तो वो विचार करना। दूसरी बात, जो सूती वस्त्र है, सूती कपड़ा है कॉटन का, उसकी एक खासियत होती है कि पानी जैसे ही लगेगा वो फूलेगा, फैलेगा। तो बीच में जो समझ लो गैप भी हो उस कपड़े में, जैसे ये तंतु है, कोई भी कपड़े में तंतु होता है ताना बाना, तो उस ताने बाने के बीच की जगह वो अपने आप भर देता है। और दूसरे जो धागे हैं, वो धागे ऐसे फूलते नहीं है, वो नहीं भर सकते। कॉटन सोखता है पानी को, इसलिए वो जगह फैल जाती है उससे, तो अपने आप छन करके निकलता है। और दूसरे वस्त्र में वो छनने में भी दिक्कत रहेगी। दूसरी बात, वो उन जीवों के लिए कष्टकारक होगा, कठोर होगा। अपने लौकिक में भी तो यही कहा जाता है, सबसे आरामदायक कपड़ा कौन? कॉटन। गर्मी में आप पहनो, उससे कोई आपको कुछ भी ऐसा खरोंच या कुछ भी ऐसे रेशेस वगैरह नहीं होंगे चमड़ी पर, कॉटन कोमल रहता है। अब दूसरी बात, कॉटन का हो लेकिन मोटा हो, पतला नहीं, है समझ में। पतला जो धागा है, मतलब पतला कपड़ा है, पतला कपड़ा उसको बराबर छान नहीं सके, वो जीव छनेंगे नहीं, उस मतलब रुकेंगे नहीं, वो सीधे ही बाहर निकले। इसलिए कॉटन का होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। अब मोटा भी हो, उसके बाद दोहरा, डबल करके छानो, कि उसे तो टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? एक बार धार चालू हुई उसके बाद तो जैसे जैसे पानी डलेगा वो अपने आप जाएगा। पहली बार में जब वो कपड़ा भीगता है, तब तक का समय ही तो है, और क्या, 2-5 सेकंड का अंतर, मामूली सा। समझ में आ रही बात? दूसरा कपड़ा भले मोटा हो और आप कहोगे अरे इसमें बिल्कुल रुक करके निकलता है, ऐसे ऐसे मतलब नहीं है। उसमें जीवों का घात बहुत होता है। बहुत से लोग हर किसी कपड़े के छन्ने बना लेते हैं, हर किसी कपड़े के। बहुत सी जगह तो देखे वो रेडीमेड छन्ने मिलते हैं। प्लास्टिक के तो छोड़ ही दो, एक वो फला लेन का कपड़ा होता है, फला लेन का कपड़ा होता है ना, उसके बना देते हैं छन्ने। रेडीमेड खूब बिकते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, या कोई अतिशय क्षेत्र वगैरह है, नाम के अतिशय क्षेत्र, उन पे खूब बिकते हैं इस तरह। 10-10, 20-20 रुपए के वो छन्ने भी। भैया कॉटन का ही लेना हमेशा, सूती कपड़ा होना चाहिए, सूती में ही छनना चाहिए। कायदे से छनता उसी में है, बाकी में छनता नहीं है, उन जीवों का घात होता है। ये अपने को विचार करना चाहिए। अरे और दिक्कत क्या है, घर पे बना लो, है ना, मंगवा लो। सूती कपड़ा, लट्ठे का कपड़ा आता है कॉटन, है ना, लट्ठे के कपड़े से वो जैसे भी चाहो वैसे आप नल के लिए, या समझ लीजिए हैंडल वाला छन्ना, मुझे तो सबसे अच्छा व्यक्तिगत रूप से हैंडल वाला छन्ना लगता है, क्योंकि उसमें सिलाई नहीं है बीच। नल पे जो अपन थैलियां बांध देते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वो उचित नहीं है। वो एक अपन ने मध्यम मार्ग निकाल लिया, क्योंकि अब हर घर में होता है, सभी जगहों पर ये होता है। कुछ जगह हैं ऐसी
जहाँ पे अभी भी कि नहीं छन्ना तो भैया बड़ा छन्ना ही होना चाहिए, तो उसमें छानते हैं। तो अच्छी बात है, वो आदर्श स्थिति है और उसका अनुकरण किया जाना चाहिए। हमने एक मध्यम मार्ग निकाल लिया कि हमने कपड़े की वो थैली बना ली, भले कॉटन की बनाई, और उसको बांधते हैं, रस्सी से बांध देते हैं नल की टोटी के, और फिर वो उसमें से पानी निकलता है। मध्यम मार्ग इसलिए कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से अनछना भी नहीं, पूरी तरह से छना भी नहीं। वैसे देखा जाए तो जहां थोड़ा भी अनछना हुआ, तो वहां तो अनछने का अंश मिलने से सारा अनछना हो जाता है ना। फिर भी वो नी मामा से काना मामा भला, ऐसी ऐसी कहावत के हिसाब से तो उस तरह की बात चल गई कि छान रहे हैं, छान तो रहे हैं। जितने जीव उसमें रुकेंगे सो रुक जाएंगे, बाकी का घात नहीं होगा, बस इतनी सी बात। तो सबसे पहले तो कॉटन का हो, दूसरी बात मोटा हो, तीसरी बात दोहरा हो। अब कपड़े की पहचान के लिए भी एक लक्षण दिया जाता है कि कपड़े को सूरज के सामने ऐसे रखो, सूरज का बिंब उसमें दिखना नहीं चाहिए। रोशनी तो दिखेगी, गोल बिंब नहीं दिखना चाहिए। आया समझ में? बहुत से सोचते हैं, दिखता तो है, रोशनी तो दिखती, अरे रोशनी तो दिखेगी, रोशनी कहाँ जाएगी? है? गोल बिंब नहीं दिखना चाहिए। या जैसे बल्ब है आपका, तेज बल्ब हो कोई, अच्छा तेज रोशनी वाला, उसके आगे रख करके देख लो, सूरज के आगे नहीं दिखता है, वो नहीं दिखना चाहिए। ऐसा कॉटन का मोटा कपड़ा, वो भी दोहरा। अब कितना लंबा लेना, कि हमारी जो हांडी है या जो मटकी है, वो इतनी इतनी मोटी, इतना ऐसी गोलाई होती है उसकी। तो इतनी गोलाई का है तो छन्ना कितना होगा, तो उसके लिए बहुत बढ़िया बता रहे हैं। अ, बर्तन के मुख से तिगुना लंबा चौड़ा, 3 गुना लंबा और 3 गुना चौड़ा। यूं समझ लीजिए कि जैसे उदाहरण के तौर पे 1 फुट का बर्तन का मुंह है ना, तो 3 फुट का यह होना चाहिए, क्योंकि डबल भी तो करोगे, डबल करोगे उसको, और डबल करने के बाद उसको फिर साइड में खाली जगह भी होनी चाहिए, सूखा भी होना चाहिए, क्योंकि सारा ही गीला हो गया माने वो सब जगह जीवों की पहुंच हो गई, ऐसा समझना। तो साइड में उसके चारों तरफ सूखापन रहे, ताकि आप वहां सूखी जगह से पकड़ सको बात, क्योंकि बर्तन पे लगाया उठाओगे भी तो सही ऐसे कर, तो उठाने के लिए वो जगह सूखी होनी चाहिए, वहां से कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रायोगिक विधि है। पहले किसी किसी जगह पे तो शिविरों में ऐसे प्रैक्टिकल भी कराए गए थे, छोटे बच्चों को सिखाया गया, वो होना चाहिए क्या। ऐसे प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से वीडियो मौजूद भी होंगे यूट्यूब वगैरह पर। जैन धर्म के अनुसार पानी छानने की विधि, ऐसा करके कुछ ढूंढिएगा, मिल जाए तो मिल जाए, शायद किसी ने बना रखे हो। लेकिन बनाने वाले बहुत से ऐसे भोले जीव भी होते हैं। तो एक ने तो क्या करा कि हमने देखो टंकी के पाइप में ही वो छन्ना लगा दिया, टंकी के पाइप में जहाँ पाइप का जॉइंट होता है वहीं छन्ना लगा दिया। अब इसमें से निरंतर जो पानी आता है छन के ही आता है। कह रहे मूर्ख, वो छन्ना वहां बीच में लगा दिया और वो सारा पानी वहां से निकल रहा है, लगातार गीला है, तो अंतर मूर्त में सारा बिना छना हो चुका है। पाइप में नहीं लगेगा, ध्यान रखना। मतलब टंकी, जो आपकी पानी की टंकी है, उसके बाहर पाइप, और पाइप का आउटलेट वो आपके नल तक आता है, उसके बीच में उन्होंने कहीं पे वो छन्ना फिक्स कर दिया। वो छन्ना चलने वाला है? वो छन्ना नहीं चलेगा, वो कोई छना हुआ नहीं है। आया समझ में? उसकी मर्यादा नहीं। और वो यूं सोचता है कि हम तो छना हुआ ही, हमारे गीजर में भी छना हुआ ही जा रहा है। अरे कहाँ से जा रहा है भैया? वो पाइप में तेरे अंतर्मुहूर्त से ज्यादा पानी रहा, तो वो तो अपने आप बिना छना हो चुका। और वो कपड़ा तो गीले के गीले में ही रहा, उसकी जीवाणी कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा उसका। ऐसी मूर्खता पूर्ण हरकतें नहीं करना। सबसे सही विधि तो यह है कि बर्तन में जो भी है, बर्तन है, बाल्टी है, या आपका समझ लीजिए जो भी है पीने का बर्तन है, उसके मुंह पर लगा करके वो काम कीजिए। दूसरी बात, नल में अगर लगाना है तो नल में भी मोटा छन्ना होना चाहिए और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि नल में जो प्रेशर से पानी आएगा और इधर आपका मोटा छन्ना रहेगा, तो एकदम से निकल नहीं पाएगा, तो फिर जहां से थैली बांध रखी है वो उसके ऊपर से निकलेगा, वो बिना छना निकलने लगता है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा, कंजूसी नहीं करना इस। महिलाएं बहुत कंजूसी करती हैं, इसमें इतनी इतनी सी थैलियां बना लेंगे, न बांधने की जगह, न फिर वो बिल्कुल टोटी के अड़ करके चलता है। ऐसा पागलपन है। थोड़ा सा उसको बड़ा ही बना,
यार हमने इतने महंगे नल लगवाए हैं, थैली लगाने पर, वो छन्ना लगाने पर उनकी वो शोभा बिगड़ती है क्या? ऐसे भी है मूर्ख लोग। हमने ये सबसे ऊंचे ब्रांड के नल लगवाए हैं यहाँ पे, हजारों रुपए के नल हैं, और इनमें क्या थैली बंद है यहाँ पे कपड़े की? कि ऊंचे ब्रांड वाली गति मिलेगी तुझे? क्या समझ में? रत्न प्रभा, ये है ऊंचा ब्रांड। समझ में आ रही है बात? रत्नों की प्रभा मिलेगी, ऐसे ऊंचे ब्रांड मिलेंगे, इसलिए विचार करना भैया। जीव दया मुख्य होती है, ये दिखावा शोबाजी। हाँ वो तो फट जाएगा, पाइप में लगाया हुआ तो थोड़े दिन बाद फट जाएगा, सही। उसमें कुछ बदलाव बदलाव होने वाला है। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, जैसे अपने फिल्टर वगैरह होते हैं ना, तो फिल्टर में आप छना हुआ पानी ही जो फिल्टर अपन करते हैं, अब उसके अंदर जैसी वो कुछ लगी रहती है कैंडल या फिल्टर, वो उन्होंने वहां लगा। अरे ये कोई छानने की विधि है? ऐसे नहीं छनता भाई, जिसकी आप जीवाणी नहीं कर सकते, वो काय का छना। देखो, तो बर्तन के मुख से 3 गुना लंबा, चौड़ा, दोहरा, नवीन, दृढ़ वस्त्र। दृढ़ भी लिखा है, ये दृढ़ लिख लीजिए, इसमें दृढ़ छूट गया है। नवीन के बाद दृढ़ लिखिए। नवीन क्यों कह रहे हैं? कि कोई पुराने कपड़े का लेके मत बना देना, आया समझ में? नहीं तो बहुत सौ को ऐसा रहे, एक घर के ये पुरुषों के बनियान वगैरह पुराने हो गए, फट रहे हैं, इन्हीं की बना दो। इनके बना दिए। ऐसा नहीं करना भैया, लट्ठे का कपड़ा अच्छा लेकर के आओ। ये पुरानी शर्ट थी, अब शर्ट ये पहनते नहीं है, हमने तो इस शर्ट के टुकड़े करके और वो बना दी। इस शर्ट क्या कॉटन की थी और कैसी थी? वो तो छिक गई, पुरानी हो चुकी, कपड़ा पतला हो गया। दृढ़ वस्त्र होना चाहिए, अच्छा गट्ठा। लट्ठे का कपड़ा वो ऐसा ही होता है, लट्ठे का कपड़ा काम में लेना चाहिए इस चीज। पानी छानने में ही काम में आता है, बढ़िया रहता है वो काम में लीजिए। और कोई बहुत महंगा साधन नहीं है। हाँ थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा आपको बनाने करने में, और कितना समय लगेगा, एक ही बार तो बनाना है, रोज रोज तो बनाना नहीं, रोज तो उसकी जीवानी हो। तो ये विधि है कपड़े की। चाहो तो हैंडल वाला बना सकते हो, बड़ा हैंडल बना लो एक ऐसा, भाई तार का बनवा लो किसी लुहार से, अच्छे मोटे तार का गोल हैंडल, उस डिजाइन का बन सकता है। मेरे ख्याल से सबके घरों में वो हैंडल का छोटा छन्ना तो होगा। अब आपके आसपास कोई ऐसा लुहार हो या पहचान का कोई हो, तो उससे जाके कि भैया ऐसा बड़े साइज में बनवा दे, बना दे हमारे लिए, और एक साइड से खुला रखना, ताकि वहां से आप वो छन्ने को पिरो सको, पहना सको। वो सबसे ठीक विधि है ना? उसमें जीवानी करने में भी आसान रहता है, उठाने करने में वो हैंडल है ही सही, तो वो प्रयोग किया जा सकता है, उसमें कोई आपद ऐसी नजर नहीं आती मुझको, है ना? बाकी जो जिसमें सिलाई आई, उसमें क्या दोष है कि जहां पे सिलाई आई ना, वहां सुई चलने से उस जगह छेद हुआ। अब भले आप डबल सिलाई करो, चाहे उधर से कुछ भी कर दो, लेकिन सिलाई तो सिलाई है। आया समझ में? दूसरी बात, सिलाई वाले में एक समस्या हमेशा दिखेगी, थोड़े समय बाद जैसे जैसे वो गट्ठा होता जाएगा, तो वो छेद के यहाँ पे से ही पानी की धार अलग से निकलेगी, तो पिचकारी जैसी उसमें से निकलती है, उसी छेद में से निकलेगी जहां से वो सिलाई हुई है, वहीं से, इधर उधर नहीं। ये अपने को थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए इसमें। अच्छा, सबसे खास चीज, पानी को मोटे दोहरे कपड़े से छान कर पीना चाहिए, दूसरों को भी छान कर ही पिलाना चाहिए, छान कर ही पशुओं को पिलाना चाहिए। कल भी अपन ने इस बारे में बात की थी वैसे। कौन विचार करता? अरे घर पे कोई दूसरे व्यक्ति आए हो ना, मेहमान वगैरह भी आए हो, अरे इनको तो चलता है, इनको तो चलता है। अरे इनको चलता है, लेकिन तुझे कैसे चलता है पिलाना? नौकरों को उनको दूसरों को ऐसे पिला देते हैं बिना छने, इसमें से दे दो, छना हुआ खत्म मत करो। क्या बोलते हैं, छना हुआ खत्म मत करो। अरे तो तू बिना छना पिला रहा है या बिना छना तू खुद पी रहा है, बात तो बराबर ही है। तूने ना पी के उनको पिला दिया, हरी बात समझ। तो घर पे चाहे कोई काम करने वाले नौकर आदि आए हो, चाहे वो कोई मेहमान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अरे जानवर ही क्यों नहीं, जानवरों का लिख तो दिया है यहाँ पे, छान कर ही पशुओं को पिलाना चाहिए। छान के, बिना छना तो काम में लेने लायक ही नहीं। अरे बहुत से क्या कहते हैं, हाँ हम तो छना हुआ ही पीते हैं।
हम तो कभी बिना छना पीते भी नहीं भैया। पीने में तो कम पानी उठता है। बाकी रसोई के अन्य कामों में, भोजन बनाने में, या चलो बनाने में भी आप काम में वही ले लोगे जो पीने में देते हो। बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, बाथरूम में, लेटरिन में, इनमें तो कितना कितना पानी लगता है। पीने का पानी जो परिंडा परिंडा भरते हैं अपन, वो परिंडा कितना, कितने लीटर पानी भरता है? दिन भर का मुश्किल से 50 लीटर पानी भरेंगे। थोड़ा बड़ा परिवार हो तो 100 लीटर भर ले, इससे ज्यादा तो नहीं भरेंगे। कितना पानी एक जन के हिसाब से कितना? कोई आप में से अधिकांश लोग तो भी 3 लीटर पानी, जो एक स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहा जाता है, इतना तो पीते नहीं। ठीक है, 3, और उसके भोजन में लगा लो 2, तो 5 लीटर पानी पीने में और भोजन में एक व्यक्ति के गिन लो। बहुत से बहुत बता रहा हूं मैं, 5 लीटर में एक व्यक्ति का खूब आराम से काम हो। ये भी खूब खूब अतिरेक करके। अब लगा लो हिसाब, 5 जनों का परिवार है तो 25 लीटर पानी होता है। 25 लीटर के अलावा भी अपन तो और ज्यादा भरते हैं। चलो ठीक है, 50 लीटर, 100 लीटर भरे, इससे ज्यादा तो नहीं उठेगा। 20 जनों का परिवार है तो 100 लीटर उठेगा, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, पीने में और खाने में। अब नहाने धोने में और दूसरे काम में 1000 लीटर की टंकी कम पड़ जाती है, रोज भरनी पड़ती है। 1000 1000 लीटर की नॉर्मल, ज्यादातर घरों में ऐसा ही रहता है, 500 लीटर 1000 लीटर की वो टंकी आती है ऊपर। तो वो टंकी, अब जो बिल्डिंग में रहते हैं उनके तो पूरी सामूहिक रहती है, वो चीज अलग है। लेकिन उससे भी अपने को एक आइडिया लग जाता है ना कि एक परिवार में खर्चा कितना होता है पानी का, कितना पानी खर्च होता है? नहाने धोने में, कपड़े धोने में, हाथ धोने में। एक तो क्या है, छोटे बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। आजकल जो नल आते हैं ना, सब वो शोबाजी के तो बहुत रहते हैं, और रहेंगे मोटे मोटे नल। अब वो जरा सा खोलते बहुत बहुत पानी निकलता। तो बच्चों को बचपन से सिखाओ, कम खोलो बेटा, कम खोलो, कम में भी हाथ धुल जाए। वो खोलेगा और इसी प्रेशर से पानी निकलेगा। वर्तमान के जितने भी साधन हैं, वर्तमान के जितने भी साधन हैं, उनमें से अधिकांश बहुत हिंसक साधन है। तो हमको उनका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। छोटे बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि बेटा फालतू में पानी नहीं ढोलना, कम पानी में काम करना सीखो, नल कम खोलो। अरे पहले तो टीवी में एड भी आते थे क्या, इधर दाढ़ी बना रहा है और वो दाढ़ी बनाते हो नल पूरा चालू ही है। पूरा नल चालू है, कब तक? जब तक दाढ़ी बना रहा। अभी दाढ़ी बनाते बनाते बात करने चला गया, इधर उधर चल गया, नल बह। कपड़े धो रहे हैं और वो नल तो खुला रख रखा है, बाल्टी में से पानी निकले जा रहा है और इधर कपड़े धोते हैं। ऐसा काम नहीं करना। अपने को जितना उपयोग में आता हो उतने में काम निपटाओ, उसमें क्या है समझ में? भाई, कम कपड़े काम में लो, कम बर्तन काम में लो, तो अपने आप ही कम धुलेंगे, कम पानी धुलेगा। ये भी एक उपाय है। कम का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा कंजूसी से बरतो। भाई जितने में अपना काम हो जाए ठीक है, कर लो, और क्या है। अतिरिक्त क्यों करना? जैसे सूखी सब्जियां हैं, सूखी सब्जी सीधे थाली में ली जा सकती है, उनके लिए भी अलग से कटोरी, प्लेट, ये चीजों की जरूरत क्या है? एक चम्मच से काम चल सकता है। हाँ, दूध दही का मामला अलग है, उनको अलग रखना, क्योंकि द्विदल की संभावना होती है। तो बाकी चीजें तो एक चम्मच से काम चल जाता है, तो 50 चम्मच क्यों चाहिए मुझको खाने में? आया समझ में? इसमें कोई स्टेटस नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है इसमें कि हम बहुत ऐसे खाते हैं और ऐसे खाते हैं। क्या? तो क्या आजकल तो ऐसे सिखाते हैं वो, अम, थाली सर्व करने के एटिकेट्स, कि किसी की थाली लगाओ तो कैसे सर्व करना है, और वो बच्चे कैसे खाएं, और कांटा, छुरी, चम्मच है। क्या पागलपन छाया है भैया। अपने यहाँ तो एटिकेट उसी का नाम कि वो कम से कम हिंसा में अच्छे से अच्छा, अपना मतलब अच्छा क्या है, वो तो सारा ही खोटा है। कम से कम हिंसा में अपना जो गृहस्थ का काम है वो काम निपटा ले वे, वही सही एटिकेट। वही बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, है ना? ये जरूरी चीज है। अपन तो अहिंसा, अपने यहाँ तो अहिंसा के एटिकेट्स चलेंगे, यहाँ पे कोई दिखावे के नहीं चलेंगे। फिर टेबल मैनर्स नहीं है। क्या बोलते हैं? टेबल मैनर्स। टेबल मैनर्स कहलाते हैं। वो थाली लेके आएंगे, थाली में 56 भोग, वो खाएगा कितना, छोड़ेगा कितना, और जितना जूठन छोड़ेगा उसमें जीव पड़ेंगे, वो तो अलग बात है।
और धोने में भी तो पानी की बर्बादी कितनी। बनाने वाले भी ध्यान रखें, फालतू में ज्यादा तेल वेल वो चीजें चिकनाई की चीजें ऐसी नहीं रखें, क्योंकि ज्यादा तेल रहेगा तो छूटेगा ही छूटेगा, तेल कौन खाएगा। अब तेल छूटेगा उसमें, धोने में भी ज्यादा समय, ज्यादा पानी, ज्यादा और साबुन वगैरह सब बर्बाद। हाँ, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली। आया समझ में? देखो एक चीज याद रखना, जिसको अपनी आवश्यकता का पता नहीं है उसको वास्तव में सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं। क्या? मुझे जरूरत, मतलब मुझे यही नहीं पता कि मेरा पेट कितने में भरेगा, मुझे कितना लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, झूठ में छोड़ता है, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं। कि जूठन छोड़ने में इतना बड़ा, भाई कोई ऐसी चीज हो कि वो एकदम मान लो जैसे कोई वस्तु बनाई, अब वो कड़वी निकली, तो कड़वी तो छोड़ो, कड़वी तो नहीं खाओगे, नहीं तो स्वास्थ्य में खराबी हो सकती। जैसे कोई ककड़ी कड़वी निकली या और कोई वस्तु ऐसे लौकी कड़वी हो गई, तो वो तो एक खराब हो गई, तो उसको तो छोड़ोगे, उसे खाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन भाई जो सामान्य वस्तु है वो पूरी प्लेट भर के, कटोरी भर के दाल लेगा और नीचे का तो थोड़ा छोड़ेगा ही। जूस पिएगा तो नीचे थोड़ा सा छोड़ेगा ही से, चाय पिएगा, दूध पिएगा, नीचे थोड़ा सा छोड़ेगा ही से। ये कहाँ से सीखे हैं लोग? क्यों छोड़ना क्यों है? हमारे यहाँ तो इतना सिखाया जाता है कि अरे भोजन की थाली खाने के बाद इसे साफ हो जाए बिल्कुल, कि उसको पानी डाल के थोड़ा सा ऐसा साफ करके पी लो। श्वेतांबरों में तो बहुत होता है, श्वेतांबरों के बहुत से भोजनालय हैं, वहां आप जाओगे तो थाली धो करके पिलवाएं। अरे बहुत ऐसा लगता है, ऐसा क्या लगता है, उसमें कोई गंदगी थोड़ी ना, आपने जो खाया वही तो है, जो खाया है वही तो है, उसको झूठ में क्यों क्यों छोड़ना है? अरे अन्य मतों में इतना तक होता है कि वो कोई जूठन नहीं छूटे, एक अन्न का दाना भी नहीं छूटे। क्यों? क्योंकि वो खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जो जो भी जिसको मानते हैं कि उनका दिया हुआ है, तो जूठन नहीं छोड़ना। अन्य मत में भी चलता है इतना। तो उनके यहाँ तो मान्यता दूसरी की भगवान ने थी, अपने यहाँ तो अपन सीधी बात समझ रहे हैं कि ये जूठन छूटी है तो यहाँ पे जीव पैदा होंगे, जीव पैदा होंगे, उनका घात होगा, वो मरेंगे। उस घात का दोष किसको है? उस घात का दोष तो हमको है। इसलिए उस हिंसा से बचने के लिए, आया समझ में, हिंसा से बचने के लिए ये अपने टेबल मैनर्स, ये अपने क्या बोलते हैं, भोजन के एटिकेट्स है। क्या? जूठन नहीं छोड़। तो बात तो पानी छानने की चल रही थी, ये कहाँ, ये जुड़ी हुई बात है। क्योंकि आप जूठन छोड़ोगे बाद में, उसके बाद वो थाली को साफ करने में पानी भी ज्यादा लगे। इधर तो जूठन छोड़ने के कारण वहां उसमें जीव पैदा हो, दूसरी तरफ यहाँ पे जो पानी लगेगा वो पानी के जीवों का घात अलग हो, ज्यादा पानी लगेगा ना अपने आप ही। और आप बिल्कुल साफ सूफ करके दोगे तो ज्यादा पानी लगेगा नहीं उसका। समझ में आती है बात? इसमें कोई शर्म जैसी या कोई स्टेटस वाली कोई बात नहीं है, ये सब लोगों के क्या बोले अभी, दिमाग की इसी खुराफात है ये तो। कि अगर इतना छोड़े नहीं तो लोग समझेंगे शायद कंजूस है? अरे ये कैसे मूर्खता है कि होटल में जाओ और मुझे पूरा का पूरा खा ले, में तो फिर क्या, पहली बात तो होटल होटल जाने लायक ही नहीं, वो कोई अपने जाने लायक है, खाने लायक है? वो तो जाने लायक है। भैया जैन का भोजन घर पर बैठकर ही होता है। आया समझ में? जर्मनी का किस्सा है, रतन टाटा का, सुना आप लोगों ने? जर्मनी के एक होटल में गया, और जैसे यहाँ पे पद्धति है ना, ये लोग बाग होटल में जाते हैं तो झूठ छोड़े बिना तो कोई उठेगा ही नहीं, झूठा छोड़े बिना। क्यों? कह रहे उससे फिर ऐसा लगेगा कि वो वेटर भी सोचेगा कि बड़ा कंजूस है या कुछ ऐसा है। तो छोड़ने की आदत। अब जर्मनी में रतन टाटा गए, तो वहां उन्होंने यहाँ की आदत के अनुसार वहां भी छोड़ा, तो सारे लोग इसे घूर करके देखे। क्या? सारे के सारे लोग घूर करके देखने लगे। उन्होंने कहा मैंने क्या कर दिया ऐसा? बोला आपने जूठन छोड़ी है, ये जूठन छोड़िए। अरे तो मैंने पैसा दिया है इसका। तो क्या कहा गया? मनी इज एब्सोल्युटली योर्स, बट द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू सोसाइटी। कि जो भोजन आदि है वो सोसाइटी से संबद्ध है, पैसा भले तुम्हारा होगा, लेकिन ये अनाज वगैरह और ये सारा, ये पूरा सोसाइटी यानी समाज का है। आप जूठन छोड़ते हो और उस पर डींग हाँकते हो कि हमने पैसा दिया है। ये पैसा भले तुमने दिया हो इसका,
लेकिन तुम जूठन छोड़ने के अधिकारी नहीं हो जाते। जबकि वहां कोई जीवों के घात वाली कोई भावना नहीं है, जर्मनी में क्या है। लेकिन उनको इतनी तो अकल है ना कि भैया यहाँ पे तो अपन झूठ में छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग बाग भूखे मर रहे हैं, उनको खाने को अनाज नहीं मिल रहा। काफी पहले ऐसे जगह की एक रिपोर्ट आई थी पूरे विश्व की, कि लोग बाग इतना जूठा छोड़ते, इतनी जूठन छोड़ते हैं भोजन में, कि जो अकाल पीड़ित देश हैं उनका, उनके उन सब लोगों को भरपूर भोजन मिल गया, भरपेट भोजन मिल जाए, इतना इतना छोड़ते हैं जूठा। तो ये कोई समझदारी का काम तो नहीं, इसे समझदारी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जूठन नहीं छोड़ना। ये तो प्रकरणवश बात आ गई, क्योंकि ये जुड़ी हुई है ना उससे, पानी से भी जुड़ी हुई है। देखो ये श्रावकाचार में तो ये सारी बातें आएंगी। आप ये मत सोचना कि कहाँ कहाँ की बात लेकर बैठ गए। अरे जीवन में सुधार नहीं आए तो श्रावकाचार क्या पढ़ा। श्रावक के आचरण से कुछ भी फर्क नहीं पड़े जीवन में, तो श्रावकाचार क्या पढ़ा फिर। तो अभी आप जितने भी सुन रहे हो, वैसे अधिकांश का मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसे जूठन उठन छोड़ता नहीं हो, लेकिन जो कुछ भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ये नियम लो, एक दाना नहीं छोड़ेंगे जूठन। आया समझ। अब जूठन की बात चलिए तो एक दूसरे का जूठा खाना भी नहीं। क्या कह रहे, पति पत्नी में तो चलता है। ये वो बच्चा है, बच्चे का तो माँ का तो चलता है। माँ का जूठा तो खाएगा बच्चा है, बच्चे का, वो बच्चे ने जूठन छोड़ी तो माँ खाएगी। क्यों भैया, बचपन से ही सिखाओ, बचपन से। ये जूठन कारण ये है, वो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जैसे मेरे मुंह में जो जीव है ना, एक पुराना लेख पड़ा हुआ है मेरे पास। पहले तो हम लोग क्या है, पूरी फाइल बना के रखते थे। पहले ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था ना, तो जहाँ पे जाते हैं शिविरों में बताते हैं, ऐसा करके कोई कोई फोटो कॉपी भी करा लेते। तो ऐसे बहुत सारे लेख पड़े हुए थे फिर, अखबार के, मनगढ़ंत नहीं, अखबार के, जिसके पीछे शोध खोज हो बराबर। तो उसमें वैज्ञानिकों ने कहा था मुंह में कई अरबों जीव होते हैं। अब वैज्ञानिकों को कौन से जीव दिखते हैं, उनको कौन से जीव दिखते हैं, त्रस जीव दिखते हैं, स्थावर तो दिखेंगे ही नहीं। उनको जो जीव दिख रहे हैं वो तो चलने फिरने वाले त्रस जीव हैं। और मेरे मुंह में अलग प्रकार के जीव हैं, आपके मुंह में अलग प्रकार के जीव हैं। कोई भी दो व्यक्तियों के मुंह में अलग अलग वातावरण है, वहां अलग अलग तरह के ही जीव हैं। तो अब अगर जो मैं खाता हूं, तो मेरा वो जो जूठन, मतलब मेरा जूठा जो पदार्थ है, उसमें उस तरह के जीव ही पनप सकेंगे, वैसे जीव रहे। उसे कोई दूसरा भी खाएगा तो वहां वो जीव, उन जीवों का घात होगा। या किसी दूसरे का जूठा मैं खाऊंगा तो उन जीवों का घात होगा। और इसमें कोई पति पत्नी माँ बेटा ये कुछ भी नहीं लगता, सबके अलग अलग प्रकार के। है समझ। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, ना तो जूठन छोड़ना, और ना एक दूसरे का जूठा भोजन करना, कभी नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं वो, सगाई हुई सगाई, तो अब तो इन दोनों की एक साथ थाली लगाओ, है। या शादी में तो अब एक साथ थाली लगाओ। क्यों लगाओ भैया। या फिर कि प्रेम बढ़ता है, साथ में खाने से प्रेम बढ़ता है। हाँ, वो लेख की हेडिंग ही यही थी, साथ में खाने से प्रेम नहीं, बीमारियां बढ़ती। उसकी हेडिंग ये थी उस लेख की। ये साथ में खाने से कोई प्रेम नहीं बढ़ता, बीमारियां ही बढ़ेगी। आया समझ कि देरानी जेठानी साथ बैठ के खा रही है, कितना प्रेम है। अरे ये दिखावे से कोई दम नहीं है, प्रेम हृदय में होता है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार में होता है। ये कोई साथ में थाली में बैठ के खाने में कोई प्रेम नहीं। समझ में आई बात। तो इसलिए ना तो जूठा खाना, ना जूठन छोड़ना, ये अपने को दिमाग में रखना चाहिए। और अपनी आवश्यकताएं अपने को पता है कि भाई मुझे कितनी भूख रहती है, कि 4 रोटी में मेरा पेट भरता है, 3 रोटी में पेट भरता है, तो उतना लूं, उसी हिसाब से अन्य वस्तुएं लूं। और एक और चीज, जो खास तौर पे अपने भारत में बड़ी, बहुत बड़ी बीमारी, कोई मेहमान आए तो अरे नहीं नहीं, लेना पड़ेगा, मेरे हाथ से तो लिया ही नहीं, मैं भी तो रखूंगा, मैं भी तो। अब वो उसका पेट भर गया, जबरदस्ती खिला करके क्यों स्वास्थ्य खराब करते हो। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, जबरदस्ती नहीं करना। एक आध बार पूछ लो, ठीक है, मनुहार के हिसाब से। हमारे यहाँ बहुत होता है क्या, राजस्थान में तो मनुहार होती ही होती है। राजस्थान की मेहमान नवाजी तो प्रसिद्ध है जगत में, क्या। लेकिन वो मूर्खता है, उसमें समझदारी नहीं कुछ। कि ब्याई जी आए हैं, कंवर साहब आए हैं पहली बार, अरे तो सब जने खिलाएंगे। अब घर में तो 20 जने, अब 20 जने सब खिलाने लगे, तो कंवर साहब की हालत क्या होगी फिर। और जमाई जी की हालत क्या होगी, ब्याई जी की क्या हालत होगी।
या ऐसा फालतू का वो नहीं करना, आपने जो बनाया है उस ढंग से उसको रख। आया समझ। और एक और मूर्खता बहुत लोग करते हैं, क्या, मेहमान आ रहे हैं या ब्याही सगे आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं, सगाई के लिए आ रहे हैं या शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो 50 तरह के आइटम बना दे, वो खाएगा कितना, खाएगा कितना, कि ये भी बनाओ और वो भी बनाओ, है, कचौरी भी बनाओ, जलेबी भी बनाओ, खीर भी बनाओ, हलवा भी बनाओ, पकौड़ी भी बनाओ। अरे क्या क्या खा लेगा वो। एक आध जो भी उसके पसंद का अच्छे से एक आध वस्तु बना लीजिए, जो भरपेट खा ले वो, और फिर ज्यादा पीछे भी मत पड़े। आया समझ। इसमें कोई शान नहीं है। ईमानदारी से बताओ, आप जब दूसरे के घर पे जाते हो और वो जबरदस्ती खिला देते हो, फिर परेशान होते हो, तो उनको भला समझते हो या बुरा ही समझते हो? अरे मेरा सत्ता नहीं है, जबरदस्ती इतना रख दिया, जबरदस्ती खिला दिया, बाद में उनको भला बुरा ही तो कहोगे, तो इसमें दम क्या है? ऐसा पागलपन नहीं करना, न तो जबरदस्ती किसी को खिलाना, न जबरदस्ती खाना, और साथ में बैठ करके जूठा नहीं खाना और जूठा नहीं छोड़ना। ये हमारे भोजन करने के मैनर्स हैं, ये हमारे भोजन के एटिकेट्स है। आया समझ। हाँ, थोड़ा ही खिलाओ भले, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक आप खिलाओ ना, जितनी भूख हो। एक आध बार पूछ लो, जबरदस्ती मत रखना नहीं। क्या, आया समझ में? प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक रख, उसमें क्या है। लेकिन इसमें कोई दम नहीं है कि हमने तो उनके ये भी बनाया वो भी बनाया। अरे उससे पूछो उसकी हालत खराब हुई फिर क्या हुआ है? और सुबह खा लेता है तो वो शाम का तो खाने का मन ही नहीं होता। इतना क्या ठूस ठूस करके खिला, कोई अच्छी बात नहीं है वो। समझ में आई बात। देखो, जैन तो हाँ, ये बहुत सही बात है, निराज आदर्श होने चाहिए इस मामले में। ये मुनिराज को जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सबसे बड़े अतिथि तो मुनिराज हैं, सबसे बड़े अतिथि। तो ऐसे ही दूसरे अतिथियों का भी वैसा ही सत्कार होना चाहिए। है समझ में? तो मुनिराज को जबरदस्ती नहीं रखते तो इनको क्यों जबरदस्ती रख देते? नहीं रखना। ठीक है, पसंद की वस्तु जैसी हो वो बना लो, लेकिन कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं करना कि नहीं साहब ये भी लेना पड़ेगा, और ये तो लिया ही नहीं, ये तो लिया ही नहीं, ये तो लिया ही नहीं। अब पता है सबको कि जब भी कोई आएगा तो वो अपना वैभव पूरी तरह से प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं चुके क्या, कि हमारे घर में ये भी है, ये भी है, ये भी है। आया समझ में? नई नई चीजें ला करके और वो परोसेंगे, नई चीजें बना करके परोसे। हैं? और फिर उसके बाद कि नहीं साहब ड्राई फ्रूट्स तो लिए ही नहीं आपने, भोजन हो गया और ड्राई, भोजन के साथ कौन ड्राई फ्रूट्स खाता है? आया समझ। तो जबरदस्ती दिखावा नहीं करना, ये फालतू का प्रेम प्रदर्शन अच्छी चीज नहीं है। दिखाना ना प्रेम, जब प्रतिकूलता हो और आपसे जब समझ लो बातचीत कम हो गई हो, लेकिन वो प्रतिकूलता में आ गया हो, तब दिखाना प्रेम, देखें कितना प्रेम। पूरा थाली के ऊपर ही सारा प्रेम उड़े लोग है क्या उसके? ऐसा काम नहीं करना। तो देखो, तो ये भोजन संबंधी बातें भी जरूरी है, ये चीजें इसमें नहीं थी इसलिए अपन ने ले ली। ना तो जूठा खाना, न जूठन छोड़ना, जबरदस्ती खाना नहीं, जबरदस्ती खिलाना नहीं, और भोजन जिसमें रखा जाता है ऐसी वस्तुएं भी सीमित ही प्रयोग करना। देखो मुझे तो वर्तमान काल में एक बहुत अच्छा प्रयोग लगता है, वो खंड वाली जो थाली होती है ना, खंड वाली थाली, वो सबसे बढ़िया। क्यों रहनी ऐसी अच्छी नहीं लगती है? कोई मेहमान आए तो उसको उसमें रखेंगे क्या? अरे क्यों, उसमें क्या हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? हम्म? कि नहीं नहीं, उनको तो हम अलग अलग थाली, और बड़ी थाली और उसमें कटोरियां अलग अलग, जितनी कटोरियां जितनी प्लेट चम्मचे लगाओगे धोनी भी उतनी पड़ेंगी। कि नहीं नहीं, हमारे तो काम वाली, अरे काम वाली आती है, वो जीवों का घात तो उतना ही होगा ना, उसमें क्या समस्या है बताओ? देखो हम तो व्यक्तिगत रूप से, मैं तो ऐसी खंड वाली थाली ही ज्यादा पसंद करता हूँ, है ना, और हम ऐसे ही ला रखी है तो उन्हीं में करते हैं भोजन ज्यादा। अब कोई चीज ऐसी हो जैसे दाल वगैरह या अलग से कुछ लेनी हो, तो आप अलग से ले सकते हो, वैसे उसमें भी आ जाती है सब, है ना। तो जो सूखी सूखी चीज है वो तो आप थाली के अंदर ही ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। तो कम से कम प्रयोग करेंगे तो कम से कम जीवों का घात, धोने में भी कम पानी लगेगा, है ना, कम साबुन लगेगा तो कम ही पानी लगेगा, धोने में भी कम जीवों का घात होगा, क्योंकि वो जितना कुछ भी धुलेगा वो तेल चिकनाई, वो साबुन,
वो पानी वो सारा का सारा नालियों में जा, उन नालियों में पहले से बहुत से त्रस्त जीव मौजूद है। उस चिकनाई से, गरम मसाले से, जो भी जूठन में छोड़ा गया ना, उन सबसे उन जीवों का घात होता। गरम मसाले तो अपन डालते ही ना, जीव नहीं पड़े इसलिए। तो नालियों में वो उन सबसे छुआ हुआ पानी, और आपके वो सर्फ का, साबुन का जो भी पानी जाएगा, डिटर्जेंट का, उन सबसे क्या जीवों का घात नहीं होगा? या अपनी जीवन शैली वैसे ही बहुत हिंसक है, वैसे ही अपने आप। हमारा जो आजकल का जीवन है, हमारे घरों पे जैसे हम प्रयोग करते हैं, हमारे लेटरिन, बाथरूम, बर्तन धोने के स्थान इत्यादि जो कुछ भी है, अपने आप में ही बहुत हिंसक है, अपने आप में ही। तो अपन कम से कम हिंसा में काम चल जाए, ऐसा करो ना। ऐसा करना चाहिए। इसलिए विवेक का काम है, देखो, इसमें दिखावे का या कोई स्टेटस विस्टेटस वाली तो कोई बात नहीं होती। स्टेटस दिखाना तो चांदी की ले लो, भले चांदी की बनवा लो, खंड वाली थाली, उसमें क्या दिक्कत है? आपको ऐसे ही कुछ शौक है तो समझ में। तो दिखाना है तो वैसे कर लो, सोने की बनवा लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कम करो, जो भी है कम करो। फालतू के दिखावे में दम नहीं। चलिए, वो तो बात हुई। ये बात चली थी अपने बर्तन धोने के पानी के काम की। तो फिर से आ जाओ पानी छानने की विधि। कपड़ा कैसा होना चाहिए? कि सबसे पहले तो वो कॉटन का, कॉटन का हो, मोटा हो, उसके बाद भी दोहरा हो, और दृढ़ हो। ऐसा नहीं छिरछिरा नहीं हो, हाँ? कि बीच में छेद हो रहे हैं, कांटे पड़ गए, उसके अंदर छेद हो गए छोटे छोटे, या सूर्य का बिंब भी नजर आ रहा है, ऐसा छिछला कपड़ा नहीं चाहिए। लिखा ना दृढ़, दृढ़ शब्द जोड़ा कि नहीं? नवीन के आगे दृढ़, नया होना चाहिए। अरे सीधी सी गणित है। जैसे अपना टूथब्रश है, थोड़े टाइम बाद बदलते ही है ना अपन। मंजन करने का ब्रश बदलते हैं कि नहीं बदलते? ऐसे ही ये पानी छानने के कपड़े वगैरह भी बदलते रहना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे तो पुराना होगा ना, तो कपड़ा पतला होता जाए। पतला होगा तो छानने में बराबर काम में नहीं आएगा। और इसमें क्या कंजूसी करनी, कोई बहुत महंगी चीज थोड़ी ना। आप जितने के कपड़े पहनते हो, उसका 1/10 भी नहीं लगेगा उसमें। 1/10 भी बहुत बोल दिया मैंने क्या? क्योंकि कितना बनाओगे, कितना बनाओगे? पूरा लट्ठे का थान भी लेकर के आ जाओगे ना, तो भी उसमें इतनी थैलियां, इतने वो कपड़े बन जाएंगे छानने के, जो बरसों बरस चलते हैं, बरसों बरस। आया समझ में? तो ये चीज छनने में तो ये विचार करना, दूसरों को भी छान के पिलाना, खुद भी छान करके पीना। दूसरों में कौन? दूसरों में सब आ गए। चाहे वो घर पे काम करने वाले कोई नौकर हो, चाहे कोई मेहमान हो, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो, बिना छना जल काम न लेंगे। ये युक्ति तो हमेशा चलनी चाहिए। ठीक है। अनछने जल से स्नान, भोजन, कपड़े धोना इत्यादि कोई भी क्रिया नहीं करना चाहिए। बिना छना जल तो किसी में भी काम में नहीं लेना, किसी में भी। अरे अगर विवेक रखो, तो निर्माण कार्य भी छने हुए पानी से हो सकता है समझ में? किया है लोगों ने प्रयोग, पर हमने ही करके देखा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, और क्या है उसमें? यार वो क्या, प्रेशर से पानी से वो तराई वगैरह करनी पड़ती है ना, तो ये नल में सीधे लगा के और कर लेते हैं। अरे भैया, छन्ना लगा के की जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं। नल में छन्ना लगा के भी आप वो पाइप बांध सकते हो, और फिर बाद में उस छन्ने को हटा करके उसकी जीवाणी वगैरह कर सकते हो। सूखा छन्ना लगा दो पहले, सूखा, गीला नहीं, है ना? सूखा छन्ना लगा के और उसके ऊपर पाइप का मुंह लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर में आपकी तराई हो जाए, पाइप हटाओ, छन्ना निकालो, जीवाणी करो छुट्टी। क्या समस्या है? और नहीं तो सबसे बढ़िया उपाय तो बाल्टी मग्गे में लेकर के तराई करो। जो भी निर्माण काम है उसमें भी हो सकता है। कि हमारी गाड़ी धुलेगी, चौक धुलेगा, घर के आगे की वो जगह धुलेगी, तो उसमें भी सब छना हुआ, यहाँ छना हुआ काम में लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात? खूब होता है, खूब। एक बाल्टी पानी तो बहुत होता है। विवेक पूर्वक प्रयोग करे तो वो तो खूब आराम से सब काम कर ले। समझ में आ रही बात? ये तो अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। राजस्थान में जहाँ पे वो रेगिस्तान है, उधर बाड़मेर, जैसलमेर और उस साइड के इलाकों में ऐसी ऐसी गांव ढाणियां हैं। वहां जाकर के देखो पानी का कैसा सदुपयोग करते, पानी का कैसा सदुपयोग करते हैं वो खाट, खाट होती है ना, सन की खाट होती, चारपाई, क्या बोलते हो, खाट चारपाई वगैरह,
उसके ऊपर रख के बर्तन वगैरह धोना या कपड़े वगैरह सब उसके ऊपर, उसके नीचे भी एक बड़ा बर्तन रख देते हैं, वो सारा पानी जिसमें जाता है तो वो चौक वगैरह की धुलाई में उसमें काम कर देते हैं। हाँ, वहाँ तो रेत से भी बर्तन साफ कर, उसमें क्या है? तो जहाँ जैसी सहूलियत होती है वैसा करते हैं, अपने को पुण्य के उदय से खूब मिल गया पानी तो धोलते हैं खूब। नहीं आए किसी दिन पानी, तब देखो आप कैसी हालत होती है। जो विवेक पूर्ण कार्य करता है उसको तो कभी पानी नहीं पिया है तो उसको इतनी तकलीफ नहीं पड़ती, क्योंकि वो कम पानी में काम चलाना जानता है। तकलीफ उसको पड़ेगी कि जो अंधाधुंध पानी ढोलता है। अनछने जल से स्नान, भोजन, कपड़े धोना इत्यादि कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। देखो ये एक लाइन जो लिखी ना, ब्रैकेट में डालने की, वैसे बहुत बढ़िया लाइन। जल में यत्नाचार क्रिया करने से दयावान पने की सीमा बनी रहती। भैया यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करोगे तो एक वो दया का भाव, दयालु पने का भाव बना रहेगा ना। और अगर आप वो उसमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखते, यत्नाचार की क्रिया नहीं करते, विवेक पूर्ण क्रियाएं नहीं होती, तो दयालुपना तो रहा ही नहीं, तो निर्दयी हो गया। और जो निर्दयी है उसके जीवन में क्या सम्यक दर्शन आ सकता है? मोक्ष मार्ग उसके जीवन में आ सकता है? कभी नहीं आने वाला। निर्दयी के जीवन में कभी ये काम नहीं होता, ऐसा है। और देखो क्या करें, बर्तन के मुख से तिगुना लंबा चौड़ा दोहरा नवीन दृढ़ वस्त्र से, ये बात अपन ने कर ली है ना। इतना लंबा चौड़ा क्यों चाहिए? ताकि उसके कोने सूखे रहे। देखो एक चीज और ध्यान रखना, वो नीचे भी जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि बस सीधे ऊपर डाल दिया आप। ऐसे ऊपर फ्लेट रखोगे कपड़े को तो पानी इधर उधर निकल जाएगा। पानी उस कपड़े को बर्तन में ऐसा गहरे यूं हाथ डाल के उतारना पड़ेगा, ताकि जब पानी डालो तो इधर उधर नहीं फैले, बर्तन के अंदर ही जाए। और यूं नहीं कि जल्दी 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 डाल रहे, आराम से डालो ताकि इधर उधर छींटे नहीं उड़े, बिना छना पानी ढुले नहीं, और वो कपड़ा भी गीला। तेज धार जल्दी जल्दी डालने में पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। बहुत से लोगों को देखा, पूरा कपड़ा गीला कर लेते हैं, उनकी ये छन रहा छन रहा, काहे का छन रहा, पूरा कपड़ा गीला हो गया तो बिना छना हो गया। क्योंकि ऊपर की तरफ से तो सारा बिना छना ही है ना। ऊपर जो आपने पानी डाला वो कौन सा पानी? बिना छना पानी है। और ऊपर डालने से वो पूरा कपड़ा अगर गीला हुआ तो ऊपर हर जगह बिना छना पानी है, माने वहां पे वो सब जीव है। अब कैसे पकड़ोगे, कैसे उठाओगे? इसलिए वो हैंडल वाला प्रयोग ज्यादा अच्छा लगता है। हैंडल वाले प्रयोग में आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, आप सीधे के सीधे ऐसे उठा सकेंगे। गोल हैंडल अगर बनवा लेंगे तो आपके जो भी बर्तन हो, मटकी हो या कोई चरी हो या कोई कोठी हो, कोठी में भी भरते हैं बहुत से लोग पानी, तो उस कोठी के आकार का भी बनवा सकते हैं, ऐसा है। और नहीं तो सबसे सीधा उपाय बताऊं, सूखा जब वो छन्ना लगाओ, उसके चारों तरफ सूतली बांध दो, रस्सी बांध दो, एक ही बात है। लेकिन उसमें निकालने में तो आपको कपड़ा हाथ में लेना पड़ेगा, इसलिए वो हैंडल वाला उपाय ज्यादा अच्छा लगता है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर थोड़े विशेष समझदार हो, है ना, तो वो खुद भी घर पे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं उसका, बन सकता है। देखो, बर्तन के मुख से तिगुना लंबा चौड़ा दोहरा नवीन दृढ़ वस्त्र से पानी छान कर। ठीक है साहब, हम तो छना हुआ काम में लेते, अरे छना हुआ तो लेते हो, बिलछानी करते हो या नहीं? बिलछानी शब्द इन्होंने यहाँ दिया, सदासुख जी ने क्या लिया था, वो अजवाणी। हमारे यहाँ पे जीवाणी बोलते हैं, जीवाणी, अजवाणी, गिलानी भी बोलते हैं बहुत सी जगह। गिलानी कम प्रयोग में आता है, बिलछानी, बिलछानी सबसे ज्यादा काम में आता है इसमें। आज के युग में तो बिलछानी का, हमारे यहाँ पे जीवाणी बोला जाता है। ये जीव है ना, उसमें जीवाणी भी बोलते हैं। तो जो पानी छना है, उस बिलछानी को दूसरे बर्तन में ले जाकर जल के स्थान में पहुंचा देना चाहिए। अब ये एक बड़ी भारी समस्या है आज के जमाने में, क्योंकि पानी तो साफ जाने कहाँ से आ रहा है, हम कहाँ ले जाए हैं? कि वो नदियों से कई किलोमीटर दूर वो नदी बहती है, और वो उसके क्या बोलते हैं, वाटर वर्क्स वालों के यहाँ पे जाता है, और वहां से फिर हमारे यहाँ पे आता है। अब जीवाणी कहाँ पे कैसे क्या करे? तो क्या मजबूरी है? देखो जहाँ पे कुआं हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जहाँ का पानी अपन लेते हो, ध्यान रखना एक कुएं का पानी, एक कुएं की जीवाणी दूसरे कुएं में नहीं हो, ये भी खास ध्यान रखने की बात। तो इसमें एक उपाय जो नजर आता है, वो उपाय क्या है कि आपकी जो साफ नाली, साफ नाली जो है
उसमें पहले थोड़ा सा छना हुआ पानी चलाइए, उसके बाद उसमें जीवाणी कीजिए और फिर वापस थोड़ा साफ पानी चला दीजिए। किस लिए? कि क्योंकि अब आपके और आपके आसपास के एरिया में वही पानी चल रहा है सब जगह, नालियों में भी वही पानी जा रहा है, तो वो आप उपाय उसमें कर सकते हो। और क्या उपाय है बताओ? कुआं वगैरह हो तो वहां पहुंचा सकते हो, लेकिन अभी तो कुछ कुएं हैं नहीं, कुएं तो बंद कराते जा रहे हैं। बड़े शहरों में तो कुआं देखने को नहीं मिलता। हाँ, किसी के घर में बोरिंग हो तो बोरवेल का काम वो आप कर सकते हो। मैंने देखा ऐसा, भोपाल में एक मंदिर में उन्होंने ऐसा किया, और भी बहुत सी जगह हो गया ऐसा। तो बोरिंग का जो ऊपर का छेद है, ऊपर का छेद अच्छा मोटा रखवाते हैं वो, और एक बाल्टी, कड़ीदार बाल्टी बना लेते हैं, जैसे कुएं में काम में आती है उससे थोड़ी अलग ढंग की, है ना। तो वो उस बोरिंग में ही वो पानी छोड़ दिया, तो वो ठीक है। जिनके घरों में बोरिंग है, बोरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, ट्यूबवेल, बोरिंग जो भी बोलते हैं, बोरिंग करा के होल भी बोलते हैं, बहुत सी जगह होल करवाया है। तो होल तो वही बोरिंग का ही छेद है, उसको होल कहा जाता है। तो जिनके घरों में वहां से पानी आता है उनके लिए ये विधि नहीं, वो तो उस बोरिंग की व्यवस्था कर ले और बोरिंग में जीवानी पहुंचा दे, उनके यहाँ वो काम हो सकता है। और बाकी जहाँ सरकारी या और दूसरी जगह का पानी आता है, तो वो तो यही उपाय है कि वो आप पहले साफ पानी चलाइए थोड़ा सा, वॉश बेसिन वगैरह जिसमें भी आप करेंगे, और वहां पे साफ पानी चलाने के बाद वो बिलछानी कीजिए, और बिलछानी के बाद फिर साफ पानी। ये 2 बार साफ पानी की क्यों कह रहा हूँ मैं? कि आगे जो दूसरे जीव वहां, उनको मतलब उस नाली में आगे जो दूसरे जीव हैं, उनका इनसे और इनका उनसे आपस में घात ना हो। थोड़ा एक गैप बना रहेगा तो इनके आगे भी वो पानी रहेगा और इनके पीछे भी वो पानी, इतना विवेक रख सकते हैं। देखो पूर्णतः तो वो काम सही नहीं, क्यों? क्योंकि वो नालियों का काम तो ऐसा ही है, पूर्णतः तो सही नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में इतना तो करो कम से कम, वो जीव जीवित रहें, अपना तो ये उपाय है। देखो, जो लोग पानी छानते हैं, कैसे छानते हैं? नलों में थैलियां लगा लेते हैं और उनकी जीवानी तक नहीं करते, रात में सोते हैं सूख जाती है वो। अभी गर्मी के मौसम में तो दिन में ही सूख जाती है, रात में तो लंबा समय है, रात में वो थैलियां सूख जाती है पड़ी पड़ी। अरे आपने उनको बाहर नहीं मारा, वहीं मार दिया। क्या? ये हम तो छना हुआ पीते हैं, और वो जिससे तुमने छना है, वो जीवानी करी है नहीं, वो कपड़े में तो वो जीवित है, उनकी उनको ठिकाने पहुंचाया नहीं, वापस उनको पानी मिलाया नहीं, मर जाएंगे वो पानी के। जैसे मछलियां मर जाती हैं, ऐसे ही वो जल का एक जीव अथवा उनके आधार से जो त्रस्त जीव हैं, वो जीव भी मर जाए। इसलिए अपने को दया के लिए विवेक रखना चाहिए। ये नियम बना लो घर में, जितनी भी अपने, चाहे बाथरूम हो, रसोई हो, या और कहीं पे भी, अगर आपने नलों में थैलियां लगा रखी है तो जीवाणी करके सूखने के पहले जीवाणी कर दो उसकी। जब तक गीली है तब तक तो फिर भी जीव जीवित रहे, सूखने के पहले उनकी जीवाणी कर दी। आया समझ में? कायदा तो यह है कि आपने पानी छाना है तो अंतर मुहूर्त के अंदर उसकी जीवाणी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतर मुहूर्त बाद वो थैली जहां जहां से गीली है वहां वो सब बिना छने वाले जीव पैदा हो चुके हैं। आया समझ में? बिना छने वाले जीव पैदा हो चुके हैं उसके बाहरी एरिया में। अब आप जब भी वो पानी लोगे तो पहले तो बाहर के वो जीव आएंगे, बाकी अंदर के जीव जो अंदर रह जाएंगे सो रहेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन, कठिन नहीं बना रहे इसको, कठिनता नहीं है। एक बार वो अपने आदत में आ जाए तो कठिन नहीं लगता। कठिन तो नए नए व्यक्ति को लगता है। जीएसटी कितना कठिन था, अब तो भरते ही है, सभी भरते हैं। मोबाइल कितना कठिन था, बोलो। नया नया जब समझ में नहीं आता, ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हाथ लगाते ही ऐसा हो गया, ये क्या हुआ। पहले तो बड़ा कठिन था, अब तो आदत पड़ गई। आदत डाल लो तो कोई कठिन नहीं लगता। कठिनता तो मन का वहम होता है, लोग बाग एवरेस्ट चढ़ जाते हैं उनको कठिन नहीं लगता है। समझ में ही बात? आपको ये जीवानी करना कठिन लग रहा है। बच्चों को सिखाइए, ये काम तो 5वीं 6ठी का बच्चा कर सकता है, ऐसा काम है। समझ में आ रही है बात? तो सिखाना चाहिए ना। आजकल ये बड़ी समस्या है ना, घर के बड़े बुजुर्ग या समझ लो हमारे जैसे उम्र के लोग, यहाँ तक तो फिर भी जानते हैं, नए बच्चों को पता ही नहीं। नए बच्चे समझते नहीं जीवानी क्या होती, बिलछानी क्या होती, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ये जरूरी है।
ये संस्कार बहुत जरूरी है। तब क्या होगा जब अपने हाथ पांव काम नहीं करेंगे, हैं? अपन नहीं कर पाएंगे तब उनको ही तो करना है, तो उनको सिखाइए बचपन से। भाई घर में अपने छोटों को अपने घर की सारी चीजें सिखाते हैं कि नहीं, व्यापार सिखाता है कि नहीं एक व्यापारी अपने बच्चों को? तो अपने को ये सब बातें ध्यान में रखने की। जल में यत्नाचार की यही मर्यादा है। छानने के बाद 2 घड़ी की मर्यादा, ये जानते हैं अपन, अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट में बिना छना होगा। फिर अगर काम में लेना है तो फिर छान करके काम में लो, एक तरीका ये। दूसरा, थोड़ा सा गर्म कर लो तो वो गर्म किया हुआ पानी 2 प्रहर तक काम में लाओ। थोड़ा गुनगुना कर लिया, गर्म कर लिया, यानी उसकी प्रकृति बदल दी। प्रकृति बदलने में समय हो गया देखो। प्रकृति बदलने में चाहे उसका स्पर्श बदले, रंग बदले, गंध बदले, या रस बदले, कुछ भी बदल जाए, तो ऐसे बदल करके 6 घंटे की मर्यादा किया जा सकता है। और बहुत उबाल कर, जिसको उकालना बोलते हैं, अंटा। अच्छा है, ये समझने लायक है। अपन सब छना हुआ पानी काम में लेते हैं, लेकिन छानने की विधि, या वो कपड़ा, या समझ लीजिए कैसी क्या छानने की मर्यादा है, वो सारी अपन ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कल इस पर थोड़ी सी और चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी। जग रचनादि सत अब मोको, जैसी रहट घटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। विभ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी। ताते स्वानुभूति प्रापति ते, पर परिणति सब हटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी। ताते भाग चंदन शिवासर, एक ताही कोरटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब